Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टू फेज मेथड को शुरू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बिग एम मेथड कवर किया था, जिसमें हमने जाना था कि बिग एम मेथड की हेल्प से किस तरीके से एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। टू फेज मेथड बिग एम मेथड का ही एक ऑल्टरनेट मेथड है। अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें बिग एम मेथड या फिर टू फेज मेथड जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, टू फेज मेथड में खाली हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो देखना होता है वो मिनिमाइजेशन टाइप का ही चाहिए होता है। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम दिया हो तो सबसे पहले उसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होता है बाय चेंजिंग देयर साइंस, उसके बाद ही फर्दर प्रोसीड करना होता है। यहाँ पर हमें कंस्ट्रेंट्स का भी ध्यान रखना होता है बिग एम मेथड की तरह। अगर कंस्ट्रेंट में हमारे लेसर देन इक्वल टू का साइन होगा तो हमें स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, और अगर कंस्ट्रेंट में हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू का साइन होगा तो ऐसे केस में हमें स्लैक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा अपने कंस्ट्रेंट के साथ। अब जैसा कि टू फेज मेथड का नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इस यहाँ पर हमें दो फेज में अपने क्वेश्चन को करना होता है। फर्स्ट इज फेज वन एंड सेकंड इज फेज टू। फेज वन में हमें सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना होता है अपने प्रॉब्लम में विद रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से हमें सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना होता है। और फेज वन के एंड में हमें चेक करना होता है कि वेदर द ऑब्जेक्टिव वैल्यू इज जीरो, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो आ रही है ऑप्टिमल टेबल में या नहीं। अगर आ रही होती है तो उसके बाद हमें फेज टू में प्रोसीड करना होता है। अगर नहीं आ रही होती तो हम कहते हैं कि इसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। आइए इन्हीं दोनों फेज को हम अपने प्रॉब्लम के हिसाब से समझते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, मिनिमाइजेशन z ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है। दे रखा है 10x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 सब्जेक्ट टू टू कंस्ट्रेंट हमारे पास यहाँ पर गिवन है। एक माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सेकेंड वन इज 3x1 प्लस x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखिए स्टूडेंट, जो ये प्रॉब्लम है ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। अगर क्वेश्चन में हमें मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम दिया होता तो सबसे पहले हम उसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते, तभी हम इसमें बिग एम मेथड अप्लाई करते। लेकिन यहाँ तो हमें पहले से ही मिनिमाइजेशन दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब जो अपनी प्रॉब्लम है उसको कॉलोनिकल फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए कॉलोनिकल फॉर्म में किस तरीके से हम लिखेंगे अपने प्रॉब्लम को। जैसे है मिनिमाइजेशन z जो हमें दे रखा है 10x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3। अब यहाँ पर सब्जेक्ट टू, यहाँ पर दो कंस्ट्रेंट हमें दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3। अब हमने देखा था यहाँ पर हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, और जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है कंस्ट्रेंट में तो स्लैक वेरिएबल को माइनस किया जाता है एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किया जाता है। तो हम इस कंस्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल 1 को माइनस करेंगे और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे, जिससे ये इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू 1। वैसे ही दूसरे कंस्ट्रेंट के साथ भी हम करेंगे 3x1 प्लस x2 माइनस x3। अब यहाँ पर भी हम एक स्लैक वेरिएबल माइनस करेंगे और दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल हम ऐड करेंगे इक्वल टू 2। इस तरीके से हमारे वेरिएबल्स क्या क्या हो गए, x1, x2, x3, साथ साथ हमारे s1, s2, a1 एंड a2, ये कुछ वेरिएबल्स हो गए हैं और ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इन्हीं एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर देंगे। तो स्लैक वेरिएबल में 0 कोफिशिएंट के साथ ऐड होता है 0s1 प्लस 0s2 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल 1 कोफिशिएंट के साथ ऐड होते हैं, तो a1 प्लस a2। इस तरीके से ये लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फेज वन में प्रोसीड करने के लिए हमें अपने प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड में अप्लाई करने के लिए जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन हम जो मिनिमाइजेशन करेंगे जेड को वो खाली a1 और a2 के हिसाब से करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से इसे हम नोट डाउन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमें क्या करना है, रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख रहा हूँ, तो मिनिमाइज z ऑन द बेसिस ऑफ ओनली a1 एंड a2। तो खाली हमें a1 और a2 के हिसाब से रिवाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो ये वाली वैल्यूज हमने नहीं नोट करी, खाली a1 और a2 हमने लिया है। और हमारे कंस्ट्रेंट जो है वो सेम रहेंगे। सब्जेक्ट टू क्या क्या कंस्ट्रेंट था, फर्स्ट कंस्ट्रेंट था x1 माइनस का x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस s1 प्लस a1 इक्वल टू 1 एंड सेकेंड कंस्ट्रेंट इज 3x1 प्लस x2 माइनस x3 माइनस s2 प्लस a2
इक्वल टू 2 और सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, s1, s2, a1 एंड a2 ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट हम इन्हीं डेटा को अपने इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल्स को पुट डाउन कर लेते हैं, अपनी क्या क्या वेरिएबल्स हैं हमारे। तो वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, s1, s2, a1 एंड a2 और इनके कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं। अब देखिए कोएफिशिएंट यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसी का डालना है। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में खाली a1 एंड a2 है तो a1 और a2 के लिए तो 1 1 आएगा, रिमेनिंग कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, रिमेनिंग किसी वेरिएबल कोई भी वेरिएबल नहीं है तो कोएफिशिएंट भी नहीं होगा, तो सबके लिए हम 0 पुट करेंगे। अब इसके बाद हम कंस्ट्रेंट का यहाँ डेटा डालेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो हमारे a1 a2 हैं उनको हम बेसिक वेरिएबल में यहाँ लिखेंगे a1 a2 और दोनों के कोएफिशिएंट को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ कंस्ट्रेंट का डेटा आ जाएगा तो यहाँ पर x1 माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस s1 प्लस a1। अब यहाँ पर हम क्या क्या लिखेंगे, माइनस x1 से माइनस 1 आ जाएगा, x2 का 1 आ जाएगा, x3 का भी 1 आ जाएगा, s1 के लिए हमारा माइनस 1 आ जाएगा, s2 हमारे पास नहीं है तो 0, a1 हमारे पास है 1 एंड a2 नहीं है फिर 0 एंड लास्ट सॉल्यूशन इज 1। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड कंस्ट्रेंट का डेटा x1 से यहाँ पर 3 आ जाएगा, वैसे यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 1, s1 नहीं है तो उसके लिए 0, s2 है तो उसके लिए माइनस 1, a1 नहीं है फिर से तो 0, a2 है उसके लिए 1 एंड सॉल्यूशन इज 2। तो इस तरीके से हमने डेटा नोट डाउन कर लिया है। अब हम ZJ की वैल्यू निकालेंगे। तो ZJ का सिंपल फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय दिस एलिमेंट प्लस दिस कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय दिस एलिमेंट, आपस में ऐड कर देंगे तो 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3, आंसर इज 2। सेम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, आंसर इज 2। 1 into 1 plus 1 into minus 1, answer is 0. 1 into minus 1 plus 1 into 0, answer is minus 1. 1 into 0 plus 1 into minus 1, answer is minus 1. Then 1 into 1 plus 1 into 0, answer is 1. 1 into 0 plus 1 into 1, answer is 1. 1 into 1 plus 1 into 2, answer is 3. अब इसी के बाद हम CJ माइनस ZJ अपना कैलकुलेट करेंगे। CJ वैल्यूज को ZJ से माइनस करेंगे तो 0 minus 2 is minus 2, 0 minus 2 is minus 2, 0 minus 0 is 0, 0 minus minus 1 is positive 1, 0 minus minus 1 is again positive 1, 1 minus 1 is 0 and 1 minus 1 is 0। तो इस तरीके से हमने CJ माइनस ZJ की वैल्यू नोट डाउन कर ली है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम था तो हमने देखा है कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या होती है कि CJ माइनस ZJ की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, 0 या फिर पॉजिटिव वैल्यू। अब क्योंकि यहाँ पर 0 है, पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं लेकिन नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो मतलब हम ऑप्टिमल कंडीशन तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसके लिए फिर हमें फर्दर प्रोसीड करना होता है, आइटरेशन 1 में जाना होता है। उसके लिए हमें की कॉलम और की रो चाहिए होगा ताकि हम एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल को पहचान पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम की कॉलम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो CJ माइनस ZJ में जो भी हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, तो इसकी मदद से हमारे को ये हमारा जो है की कॉलम मिल जाएगा। उसके बाद हम की कॉलम की मदद से अब क्या करते थे, अब अगर हमने पहले सिंप्लेक्स टेबल जो पढ़ी थी वहां पर हमें रेशो फाइंड आउट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हमें रेशो फाइंड नहीं करना, खाली आप सॉल्यूशन को देखिए और सॉल्यूशन में जो आपको मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू दिखे उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो आप मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है आपके लिए यहाँ पर 2 है। अब 2 इसकी मदद से आपको आपकी की रो मिल जाएगी, तो आपके लिए की रो क्या हो जाएगी, ये A2 वाली आपके लिए की रो हो जाएगी। तो ये हमारा की कॉलम था, ये हमारी की रो है और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करे वो हमारा की एलिमेंट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसके बाद आपको पता है कि जहां भी की एलिमेंट होता है तो उसके ऊपर वाला वेरिएबल आपके लिए एंटरिंग वेरिएबल होता है नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के लिए, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो लीविंग वेरिएबल होता है। तो जब हम नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल अपनी बनाएंगे आइटरेशन 1, तो वहां पर A2 की जगह हम क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे और A1 हमारा रिमेन सेम रहेगा। आइए अब नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल आइटरेशन 1 में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक वेरिएबल हम फिल करते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास, x1 है, x2 है, x3 है, s1 है, s2 है एंड a1 है। देखिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट उसमें A2 नहीं लेंगे क्योंकि A2 अब हमारा लीविंग वेरिएबल हो जाएगा, तो उसको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इन्हीं का हम कोएफिशिएंट लिखेंगे सेम ऊपर जैसा 0 0 0 0 0 एंड A1 का ही 1 है। अब इसके बाद हम वेरिएबल्स को नोट डाउन करेंगे, बेसिक वेरिएबल्स। तो A1 तो हमारा सेम ही रहेगा। अब A2 की जगह क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा क्योंकि x1 हमारा एंटरिंग वेरिएबल है। x1 का कोएफिशिएंट 0 है एंड A1 का कोएफिशिएंट 1 है।
अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यूज को फिलअप करना है। तो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं फॉर न्यू वैल्यूज ऑफ एंटरिंग वेरिएबल्स। अब एंटरिंग वेरिएबल जो हमारा x1 है, इसकी न्यू वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड वैल्यू को की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। तो ओल्ड वैल्यू क्या क्या थी, 3 1 -1 0 -1 0, ओके, और 2। अब इनको हम की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, तो की एलिमेंट हमारा 3 है। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा 3 डिवाइड बाय 3, दैट इज 1। देन 1 डिवाइड बाय 3 इज 1 बाय 3, -1 डिवाइड बाय 3 इज -1 बाय 3, 0 बाय 3 इज 0, then -1 divided by 3 is -1 by 3, 0 by 3 is 0, and last is 2 divided by 3। उसी तरीके से न्यू रो की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू। तो जो हमारी ओल्ड वैल्यूज है उसको हम माइनस करेंगे अपने कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू से, फिर इनटू करेंगे, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है, उसके बाद उसे इनटू करेंगे अपने कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू से। आइए मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पर हमारी ओल्ड वैल्यूज क्या क्या है। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। तो सबसे पहले ओल्ड वैल्यूज मैंने नोट डाउन कर ली थी, ओके, -1 1 1 -1 0 1 एंड 1। उसके बाद मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, तो यहाँ पर की कॉलम वैल्यू हमारी -1 है तो सबके लिए -1 आ गया, इनटू कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यूज। तो ये हमारी न्यू वैल्यूज अभी हमने फाइंड करी थी, उनसे इन्हें इनटू करा, तो फाइनल हमारे पास ये कुछ वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन्हीं वैल्यूज को अपनी न्यू रो में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही हैं, 0 4 बाय 3 2 बाय 3 -1 -1 बाय 3 1 एंड 5 बाय 3। तो जो हमारी न्यू वैल्यूज आई हैं उनको मैंने न्यू रो में यहाँ पर पुट कर लिया है। अब इसके बाद हम जेड जे अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेम फॉर्मूला, कोएफिशिएंट इनटू एलिमेंट प्लस दिस कोएफिशिएंट इनटू दिस एलिमेंट, ओके। तो जेड जे फर्स्ट उसका आएगा हमारा 0, सेकेंड 1 का आएगा हमारा 4 बाय 3, देन 2 बाय 3, देन -1, देन -1 बाय 3, देन 1। जेड जे कैलकुलेट करने के बाद हम सी जे माइनस जेड जे करेंगे। 0 - 0 इज 0, 0 - 4 बाय 3 इज -4 बाय 3, 0 - 2 बाय 3 इज -2 बाय 3, 0 - -1 इज +1, 0 - -1 बाय 3 इज 1 बाय 3, 1 - 1 इज 0। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या सी जे माइनस जेड जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ भी हमें नेगेटिव वैल्यूज शो हो रही हैं, मतलब हम अभी भी ऑप्टिमल कंडीशन तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो जब हम ऑप्टिमल कंडीशन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हमें फर्दर सिंपलेक्स टेबल फिर से बनानी पड़ती है, जिसके लिए हमें की कॉलम और की रो को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर की कॉलम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू 4 बाय 3 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर जो वैल्यू है हमारे लिए की कॉलम वैल्यू हो जाएगी। और सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हमारी जो कौन सी वैल्यू है जो कि मोस्ट पॉजिटिव है, तो मोस्ट पॉजिटिव हमारी 5 बाय 3 है, तो इसकी मदद से हमें अपना की रो भी मिल जाएगा। तो की रो और की कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो हमारा की एलिमेंट हो जाता है, और की एलिमेंट के ऊपर जो हमारा आपका जो वेरिएबल है वो हमारे लिए एंटरिंग वेरिएबल होगा नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो लीविंग वेरिएबल होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपना आइट्रेशन 2 बनाएंगे। यहाँ पर हम अपने बेसिक वेरिएबल फिल कर देते हैं, कौन कौन से हमारे हैं। तो यहाँ पर x1 है, x2 है, x3 है, s1 है और s2 है। देखिए a1 हमारे लिए पिछली बार था हमारे पास, तो a1 अब नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि a1 हमारे लिए अब लिविंग वेरिएबल हो गया है। अब हम इन्हीं के कोएफिशिएंट को फिल कर देते हैं। तो x1 हमारा है 0 0 0 0 0, तो सबके यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, हमारे लिए 0 है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स को फिल करेंगे। तो देखिए a1 ने लीव कर दिया है और एंटर कौन करेगा, x2 करेगा, तो a1 की जगह x2 और x1 सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x2, उसका कोएफिशिएंट है 0, और x1 रिमेन सेम और उसका कोएफिशिएंट था हमारा 0। अब इसके बाद हम अपना एंटरिंग वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, न्यू वैल्यूज, और न्यू रो की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो एंटरिंग वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सेम फॉर्मूला है ओल्ड वैल्यू अपॉन में की एलिमेंट। तो ओल्ड वैल्यू क्या क्या थी हमारी, ओल्ड वैल्यू थी 0 4 बाय 3 2 बाय 3 -1 -1 बाय 3 एंड 5 बाय 3। इनको हम की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे जो कि है 4 बाय 3। आइए देखते हैं डिवाइड करके क्या आता है। देखिए यहाँ पर डिवाइड करके आएगा हमारा 0 1 1 बाय 2 -3 बाय 4 -1 बाय 4 एंड 5 बाय 4। उसी तरीके से न्यू रो वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू
इंटू कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास ओल्ड वैल्यूज क्या क्या थी, 1, 1/3, -1/3, 0, 1, -1/3 एंड 2/3। यहाँ पर हम इन वैल्यूज को लिखेंगे ओल्ड वैल्यू, फिर माइनस करेंगे और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे अपना कॉरस्पॉन्डिंग न्यू रो, कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। तो कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू हमारी क्या है, 1/3 है, और उसको इनटू करेंगे अपनी न्यू वैल्यू से जो कि है हमारी ये। अब देखते हैं, मैं इसको पुट डाउन करता हूँ यहाँ पर और कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कि क्या न्यू वैल्यूज आ रही हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ पर अपनी न्यू रोज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो ये हमारी ओल्ड वैल्यूज थी माइनस हमारी कॉरस्पॉन्डिंग की वैल्यू, की कॉलम वैल्यू, इनटू करा हमने कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू से। तो ये हमारी वैल्यूज आई हैं। आइए हम इन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या क्या वैल्यू है, यहाँ पर है 1, देन 0, देन -1/2, देन 1/4, -1/4 एंड लास्ट इज 1/4। अब इसके बाद हम अपने ZJ वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे और ZJ वैल्यू को फाइंड करने के बाद CJ माइनस ZJ भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ZJ वैल्यूज सेम फॉर्मूला, दिस कोएफिशिएंट इनटू दिस एलिमेंट प्लस दिस कोएफिशिएंट इनटू दिस एलिमेंट। तो 0 × 0 प्लस 0 × 1 इज हमारा होता है 0, देन आगे आएगा हमारा 0, देन फिर 0, देन 0, 0 एंड 0। देखिए सब 0 इसलिए आए क्योंकि हम यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है हमारे दोनों 0 हैं और 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वैल्यू ही आएगी। ओके, इसके बाद CJ माइनस ZJ की जो हमारी वैल्यू है वो CJ और ZJ की वैल्यू को डिफरेंस करके आती है। तो ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ये भी 0 आ रही है, ये भी 0, दिस ऑल्सो 0 एंड लास्ट वन ऑल्सो इज 0। तो यहाँ पर हमने CJ माइनस ZJ भी कैलकुलेट कर लिया है। और ऑप्टिमलिटी कंडीशन कहती थी कि CJ माइनस ZJ या तो 0 होना चाहिए या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो सारी वैल्यू क्योंकि 0 आ गई है मतलब हम ऑप्टिमल कंडीशन तक अपने पहुंच गए हैं। अब स्टूडेंट हम अपने स्टेप्स को देखते हैं। तो हमारा था एट द एंड ऑफ फेज 1 चेक वेदर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इज 0 इन द ऑप्टिमल टेबल। अब फेज 1 के एंड के बाद हमें चेक करना होता है कि जो ऑप्टिमल टेबल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमें फेज 2 में जाना होता है। तो यहाँ देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो सारी 0 आ रही हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए अब हमें फर्दर फेज 2 में जाना पड़ेगा। तो आइए फेज 2 में प्रोसीड करते हैं। तो अब जो हम टेबल बनाएंगे वो फेज 2 के लिए बना रहे हैं और फेज 2 में जो टेबल बनती है यहाँ पर हम सारी वैल्यू जो हमारी आइट्रेशन 2 की आई थी वो सारी वैल्यू हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे बिल्कुल सेम, एक्सेप्ट अपनी आपकी CJ वैल्यूज को छोड़ के। तो सारी वैल्यूज जो सेम है हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले। तो बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास क्या क्या थे, x1 थे, x2 था, x3 था, s1 था और s2 था। CJ में यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट वो फुलफिल डालना है जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। क्या था आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये रहा 10x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 0s1 0s2। तो यहाँ पर आपके लिए क्या क्या चले जाएगा, 10 6 2 0 एंड 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 6 2 0 एंड 0। बाकी जो नीचे वैल्यूज लिखी थी हमने वो सेम लिख देंगे। कौन कौन से वेरिएबल थे, यहाँ पर x2 था और यहाँ पर था हमारा x1। x2 का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है एंड x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 10 है। ये वैल्यूज बिल्कुल सेम हम नोट डाउन कर लेंगे, 0 1 1/2 -3/4 -1/4 एंड लास्ट इज 5/4। वैसे ही सेम यहाँ पर 1 0 -1/2 1/4 -1/4 एंड 1/4। अब इसके बाद हम ZJ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिस कोएफिशिएंट इनटू दिस एलिमेंट प्लस दिस कोएफिशिएंट इनटू दिस एलिमेंट। तो 6 × 0 प्लस 10 × 1 10। सेम फॉर्मूला अप्लाई करके हम सारी ZJ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि आएंगी हमारी 6, देन आएंगी -2, देन -2 एंड लास्ट वन इज -4। और लास्ट में हम CJ माइनस ZJ भी कैलकुलेट कर लेंगे। 10 - 10 इज 0, 6 - 6 इज 0, 2 - -2 इज +4, 0 - -2 इज +2 एंड 0 - -4 इज +4। तो हम देख सकते हैं CJ माइनस ZJ जो आई है हमारी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आई है। तो हम ऑप्टिमलिटी कंडीशन तक पहुंच गए हैं और फेज 2 की मदद से हम जान पाए हैं कि हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू क्या क्या आई हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मिनिमाइज z, तो z की वैल्यू हमारी आएगी, यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर लेना है। देखिए 6 × 5/4 प्लस 10 × 1/4, ये आपकी वैल्यू आएगी 10। तो z की वैल्यू आ रही है हमारी 10 और ऐसे ही x1 की हमारी वैल्यू आ रही है 10 एंड x2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6। यहाँ पर क्वेश्चन में x3 की वैल्यू कुछ नहीं आई है तो उसको हम 0 पुट करेंगे। आइए एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारी वैल्यूज ठीक आई हैं या नहीं आई हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, मिनिमाइज z था 10x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3। हमें देखना है क्या ये 10 आएगा या नहीं।
अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या लेनी है हमें, देखिए x1 की जो वैल्यू है, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर मैंने गलत नोट कर दिया है, x1 की वैल्यू ये नहीं है, x1 की वैल्यू है हमारी 1/4 एंड x2 की जो वैल्यू है वो है हमारी 5/4। ओके स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू आपको नोट डाउन करनी है। ये गलती से मैंने इसकी कोएफिशिएंट वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू है जो हमारी आई है। तो x1 की वैल्यू आई है 1/4, तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा 1/4 प्लस 6 इंटू x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू है 5/4 एंड x3 की वैल्यू है हमारी 0, x3 0 ही रहेगा। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका 10/4, इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 30/4 प्लस 0, ये हो जाएगा आपका 40/4 और 40/4 होता है 10। तो ये वैल्यू मैच कर रही है, मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सही तरीके से किया है। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि कैसे कोई भी एलपीपी का क्वेश्चन हम टू फेज मेथड की मदद से सॉल्व बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।